मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जनसंख्या भूगोल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, जो कि यूजी के सिलेबस में, पीजी के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग जल्दी से अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक को समझेंगे। बेसिक बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। आप इस प्रकार से इस आंसर की स्टार्टिंग करेंगे कि पी सेन गुप्ता ने 1970 में भारत को 3 प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा। अब बेसिकली अगर मैं आपको इसमें और थोड़ा समझाने का प्रयास करूं तो मैं इसमें ये आपको समझाऊंगा कि जनसंख्या संसाधन में एक निश्चित अनुपात हमेशा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कहीं पर ओवर पॉपुलेशन की स्थिति होती है, अर्थात संसाधन की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है। कहीं पर अंडर पॉपुलेशन वाली स्थिति होती है, अर्थात संसाधन जितने हैं उसके मुकाबले जनसंख्या कम है। और कहीं पर कभी कभी ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाली स्थिति होती है, अर्थात जनसंख्या और संसाधन में एक निश्चित अनुपात हमें देखने को मिलता है। अगर ओवर पॉपुलेशन वाली स्थिति है तब तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। अंडर पॉपुलेशन वाली स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। अंडर पॉपुलेशन में क्या होता है कि रिसोर्सेज काफ़ी हैं लेकिन उसको यूज़ करने के लिए पॉपुलेशन ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे जब अभी हम लोग एकरमैन का वर्ल्ड वाला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि अफ्रीका में और ब्राज़ील के बहुत सारे क्षेत्र में इन एरियाज़ में रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए पॉपुलेशन का भी अभाव है, प्लस उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और जनसंख्या और संसाधन में इस प्रकार के 3 प्रकार के हमको संबंध देखने को मिलते हैं। अगर मैं फिर से आपको बता दूं तो कभी कभी क्या होगा कि रिसोर्सेज अधिक हो जाएंगे, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। कभी कभी क्या होगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, पॉपुलेशन अधिक हो जाएगी। और कभी कभी क्या होगा कि दोनों में एक हमें अच्छा एक निश्चित संतुलन देखने को मिलेगा। तो पी सेन गुप्ता ने भारत में जो विभाजन किया भारत का, ये 3 टाइप्स में या 3 भागों में इंडिया को बांटा। पहला जो उनका टाइप है वो है डायनामिक रीजन, गत्यात्मक प्रदेश। सेकंड उनका है अग्रदर्शी या भावी प्रदेश, प्रोस्पेक्टिव रीजन। और थर्ड है उनका प्रॉब्लमेटिक रीजन या समस्याग्रस्त प्रदेश। तो इसमें आपको सबसे पहला काम तो इन तीनों हेडिंग को आपको याद रखना है। इसके बाद क्या आपको करना है, इसके बाद इसके अंदर फ्रेंड्स ये मैटर काफ़ी हद तक रटने वाला है। तो इसमें आपको जो एरियाज़ के नाम हैं वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम लोग पहले रीजन को देखते हैं। लास्ट में मैं आपको ये पूरा मैप पर भी दिखाऊंगा क्योंकि इस आंसर में मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला हम लोग लेते हैं डायनामिक रीजन। डायनामिक रीजन में पी सेन गुप्ता ने 5 क्षेत्रों को शामिल किया, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ। पश्चिम बंगाल डेल्टा का क्षेत्र, लावा प्रदेश अर्थात जहाँ लावा का दरारी उद्भेदन हुआ था, अर्थात महाराष्ट्र और उसके आसपास का वाला इलाका, अभी हम मैप में देखेंगे इसको। तमिलनाडु प्रदेश, पंजाब मैदान व गंगा यमुना दोआब और दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक पठार। ये इनका मतलब डायनामिक रीजन का मतलब ये था पी सेन गुप्ता का कि ऐसे एरियाज जहाँ पर बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, नगरीय केंद्र हैं, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान का पर्याप्त विकास हुआ है और ये जनसंख्या को, पॉपुलेशन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज की तुलना में पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इसमें रोल है। इंडिया के संदर्भ में जनसंख्या और संसाधन में टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जैसे जो ये एरियाज़ है जिनकी अभी मैंने बात की, जिनको पी सेन गुप्ता ने डायनामिक रीजन में रखा है। डायनामिक रीजन मतलब जो बिल्कुल तेज़ी से गतिशील है, जो इंडिया में कह सकते हैं सबसे अच्छी स्थिति में जो है, जहाँ पर लोग आकर्षित हो रहे हैं, जहाँ लोग जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और इन एरियाज़ में लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिल रहे हैं और इन एरियाज़ में नगरीकरण और आपका औद्योगिक केंद्रों की काफ़ी स्थापना हुई है। तो ये एरियाज़ लोग पसंद कर रहे हैं
और इनमें क्या है, टेक्नोलॉजी यहाँ की काफ़ी अच्छी है। तो ये इन्होंने पी सेनगुप्ता ने इसको फर्स्ट वाली कैटेगरी में रख दिया। सिंपल है बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों का जो सेकंड वाला, मतलब जो पहला तो हमने देख लिया डायनामिक रीजन। डायनामिक रीजन में फ्रेंड्स आपको बस इतना ही बताना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा नाम हैं कि आपको नाम ही याद करने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। बस गद्यात्मक प्रदेश के बारे में बताइए कि गद्यात्मक प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जो कि सबसे अच्छी स्थिति में है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाना चाह रहे हैं, जो औद्योगिक केंद्र जहाँ पर हैं, जहाँ नगरीकरण काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और फिर हम लोग का सेकंड वाला आ जाता है अग्रदर्शी या भावी प्रदेश, प्रोस्पेक्टिव रीजन। आपको नाम से ही लग रहा है प्रोस्पेक्टिव रीजन, जहाँ पर ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में ये भी अच्छे हो सकते हैं। अभी वो बहुत बेहतर नहीं है, नॉर्मल है, बट ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में वहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट होगा। इसमें पी सेनगुप्ता ने उत्तरी पूर्वी जो हमारा पठारी इलाका है उसको, गोदावरी बेसिन को, अरावली पहाड़ी एवं मालवा का पठार, दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटका प्लेटू और ब्रह्मपुत्रा वैली, इन एरियाज़ को शामिल किया है। अब इनके नाम आपको एक बार देखने पड़ेंगे। नाम में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, नाम तो आपको इसके रटने पड़ेंगे, क्योंकि नामों में अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल जिसमें जो जो बताया है पी सेनगुप्ता ने एज इट इज़ आपको वही चीज़ यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो ये 5 एरियाज़ बताए पी सेनगुप्ता ने। बार बार इन नामों को देखिए, याद हो जाएंगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। और एक बात इसमें अच्छी है कि बस अगर आपको नाम याद हो गए कि डायनामिक में क्या रखा है, प्रोस्पेक्टिव में पी सेनगुप्ता ने क्या रखा है, तो अंदर का मैटर तो आपको पता ही है कि अग्रदर्शी या भावी प्रदेश में ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर भविष्य में अच्छा होने की उम्मीद है। यहाँ अभी उतना विकास नहीं हो पाया है, और भविष्य में शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सामाजिक जागरूकता में अगर वृद्धि होती है तो निश्चित ये भी अच्छी स्थिति में होंगे। टेक्नोलॉजी उनकी थोड़ी सी कम अच्छी है पहले वाले से, इन एरियाज़ की। तो ये हो गया फ्रेंड्स हम लोगों का सेकंड वाला। और थर्ड, समस्याग्रस्त प्रदेश। समस्याग्रस्त प्रदेश में दोस्तों हम लोग टोटल 9 एरियाज़ को शामिल करते हैं अकॉर्डिंग टू पी सेनगुप्ता। ये सबसे टफ है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि पी सेनगुप्ता ने इंडिया को 3 बड़े भागों में बांटा। ठीक है, पहला आपने देख लिया, शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, डायनामिक है, फिर हम लोग का प्रोस्पेक्टिव है, और थर्ड हम लोगों का प्रॉब्लमेटिक है। और इन 3 को टोटल इन्होंने 19 सब डिवीज़न इसमें किया है। पहले वाले में 5 थे, दूसरे वाले में 5 थे, और तीसरे वाला जो भी हम देखने जा रहे हैं इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं, 9 प्रकार के रीजन्स इसमें शामिल हैं। इसमें इन्होंने मध्य पूर्व गंगा का मैदान, अर्थात जो बिहार वाला एरिया और जो थोड़ा सा बिल्कुल पूर्वी यूपी, जो बिहार से लगा हुआ यूपी है, वो अभी हम लोग देखेंगे मैप में, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, केरल तट, लक्षद्वीप, उत्तरी पूर्वी कर्नाटक, राजस्थान का डेजर्ट वाला इलाका, उत्तरी पश्चिमी हिमालय का इलाका, पूर्वी पहाड़ी पठारी प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इन 9 एरियाज़ को इन्होंने इसमें शामिल किया है। और अब आपको पूरा का पूरा मैंने जितना भी इन्होंने बताया सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मतलब टोटल यहाँ पे इनके कितने, अगर हम बड़े लेवल पे, तो इन्होंने 3 पार्ट्स किए। पहला था डायनामिक, दूसरा प्रोस्पेक्टिव और तीसरा प्रॉब्लमेटिक। लेकिन पहले वाले में इन्होंने 5 सब डिवीज़न किए, दूसरे वाले में 5 सब डिवीज़न किए, और तीसरे वाले में इन्होंने 9 सब डिवीज़न किए। तो टोटल इनके 19 तरह के स्थान इसमें हम। और अगर हम लोग इसमें जो हम लोगों का लास्ट वाला प्रॉब्लमेटिक रीजन है इसको देखें, तो समस्याग्रस्त प्रदेश में हमें ये बताना है कि समस्याग्रस्त प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कहीं पर अति जनसंख्या वाली प्रॉब्लम है, अर्थात जैसे बिहार वाला इलाका या पूर्वी यूपी, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत अधिक है उन एरियाज़ में, और वहाँ पर संसाधन की तुलना में पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की समस्या हमें देखने को मिल रही है। और कहीं कहीं क्या है, कुछ इलाके संसाधन अभाव एवं अपर्याप्तता के शिकार हैं।
पर कहीं कहीं ऐसे भी क्षेत्र हैं जैसे हमारा डिज़र्ट वाला इलाका, हिमालय वाला इलाका, यहाँ पर काफ़ी दुर्गम क्षेत्र हैं। तो मतलब समस्याग्रस्त प्रदेश में क्या है कि कहीं पर पॉपुलेशन बहुत अधिक है, जैसे हमारा बिहार इत्यादि वाला क्षेत्र, और कहीं पर क्या है पॉपुलेशन रिसोर्सेज का यूज़ हो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है, और क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा दुर्गम है। और अब डिज़र्ट में हो सकता है वहाँ भी, अब वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है न, तो वहाँ हम उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। हिमालय का एरिया अब इतना दुर्गम है कि उसके बारे में भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो समस्याग्रस्त प्रदेश हैं उसमें अभी समस्याएं हैं, वो तभी दूर हो पाएंगी जब पर्टिकुलर अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी, तभी ये क्षेत्र भी अच्छी स्थिति में आ सकेंगे। ये क्षेत्र हमारे समस्याग्रस्त वाले एरियाज़ में शामिल हैं। अब हम लोग पूरा का पूरा जो अभी तक हमने मैटर देखा, इसको हम लोग अब वर्ल्ड के मैप, इंडिया के मैप पे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके सामने इंडिया का मैप है। अब हम लोग जो भी चीज़ें अभी तक देखे हैं, अलग अलग रीजन्स जो कि पी सेन गुप्ता ने बताए हैं, मैंने आपको पूरा रिटन मैटर बता दिया है। बहुत ईजी टॉपिक है, बस हमको पी सेन गुप्ता ने कहाँ पे किस रीजन को रखा है, बस हमको यही देखना है। तो मैटर आप देख चुके हैं। अब हम लोग इंडिया के मैप में देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो सारे एरियाज हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पहला हमारा गद्यात्मक प्रदेश है, जो गद्यात्मक प्रदेश वाला इलाका है, उसमें पी सेन गुप्ता ने क्या क्या शामिल किया है। तो आप, अगर आपको याद होगा, तो पहला था हमारा पश्चिम बंगाल डेल्टा। तो जैसा कि गद्यात्मक प्रदेश में आप देख रहे हैं, आपको यहीं से मैच करना है, जो सिंबल यहाँ बना होगा वही आपको यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल डेल्टा, लावा प्रदेश, आपको याद होगा कि ज्वालामुखी वाले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ था, तो इसलिए ये एरिया हमारा लावा प्रदेश है। ये काली मिट्टी वाला एरिया है हमारा। यहाँ पर आपका ये कौन सा एरिया है, गद्यात्मक प्रदेश पहला वाला। तो पश्चिम बंगाल डेल्टा, लावा प्रदेश। इसके पश्चात आपको याद होगा मैंने आपको बताया था तमिलनाडु प्रदेश। फिर आपको मैंने बताया था पंजाब मैदान व गंगा यमुना दोआब, ये वाला रीजन। और फिफ्थ मैंने बताया था दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक पठार। दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक पठार का मतलब कर्नाटक में, अगर हम मान लीजिए कर्नाटक कुछ यहाँ पर स्थित होगा, तो दक्षिण में और पूर्वी में कुछ यहाँ इसकी स्थिति आ सकती है, यहाँ पर कहीं। तो यहाँ पर आप दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक पठार को दिखा देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह के मैप में आपको बस एग्जैक्ट लोकेशन की बहुत आवश्यकता नहीं है, बस आपकी मार्किंग सही होनी चाहिए, कहाँ पर आप उस स्थान को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे लावा प्रदेश तो यहाँ तक आएगा आपका, और अगर हम दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक की बात करें तो उसकी स्थिति थोड़ी यहाँ कहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ आपको कैसे दिखाना है। बिल्कुल, अगर आप ऑक्सफोर्ड एटलस लेके इसको बनाने बैठेंगे तो बनाने में दिक्कत होगी, आपको एक नॉर्मल केवल बताना है इसमें। इसके पश्चात ये 5 हो चुके हैं, 1 2, इसमें 2 एरियाज हैं, लावा प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक का प्लेटो, और 1 2 3 4 और ये 5। ओके, 5 एरियाज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग का जो दूसरा वाला था अग्रदर्शी या भावी प्रदेश, जहाँ ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में स्थितियाँ बेहतर होंगी, उसको लाइन से दिखाया गया है। ये देख सकते हैं आप, पहला वाला हमारा इलाका, एक तो उत्तरी पूर्वी पठार है यहाँ पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे प्लेटो एरिया है। अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये नहीं है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ उत्तरी पूर्वी पठार से मतलब है, जो आपके यहाँ पे आपका छोटा नागपुर वाला प्लेटो है, और यहाँ पे रांची रांची वाला प्लेटो है, ये सारे इससे यहाँ पर इनका मतलब है पी सेन गुप्ता का। फिर हम लोग का यहाँ पे गोदावरी बेसिन वाला इलाका है। यहाँ थर्ड हम लोग का अरावली पहाड़ी एवं मालवा का पठार वाला इलाका है। और फिर हम लोग का नीचे दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक प्लेटो वाला इलाका है। और 5वां था हम लोगों का ब्रह्मपुत्रा वैली। तो ये 5 एरियाज आपके जहाँ पे हो गए, इनमें की गोदावरी बेसिन, आपका प्लेटो वाला एरिया, अरावली मालवा वाला एरिया, और दक्षिण पश्चिम कर्नाटक वाला एरिया, और ब्रह्मपुत्रा घाटी। मैंने फिर से आपको बता दी, ये 5 रीजन्स हमारे
गद्यात्मक के बाद सेकंड वाले भावी प्रदेश या अग्रदर्शी वाले प्रदेश में शामिल है। तो टोटल अभी तक हम लोगों ने 10 प्रदेश देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट वाला जो हम लोग का डिवीजन था उसकी ओर, समस्याग्रस्त प्रदेश जहाँ पर समस्या है। इसमें ये येलो कलर से दिखाया है मैंने, हिमालय आपको याद होगा एक हो गया। दूसरा हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सिक्किम को भी इसमें हम ऐड करेंगे, ये पूरा एरिया इसमें सेकंड हो गया। इसमें 9 हैं, आप देखिए गिनते हुए चलिए, 2 हो चुके हैं। थर्ड जो कि मध्य पूर्व गंगा का मैदान, इसमें जो भी हमारा पूर्वी यूपी है जो बिहार से लगा हुआ है और बिहार वाला इलाका ये शामिल है, तो ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ हम लोग का हो गया जो कि डिजर्ट है, राजस्थान का मरुस्थल, फोर्थ हो गया। फिफ्थ उड़ीसा का तट, इसके पश्चात सिक्स्थ हम लोग का हो गया केरल वाला तटीय क्षेत्र। इसके पश्चात हम लोग का जो 7वां है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था उत्तरी पूर्वी कर्नाटक का पठार, तो ये कुछ यहाँ आएगा, ये इसमें शामिल हो जाएगा। और 8वां हम लोग का हो जाएगा अंडमान निकोबार और 9वां हो जाएगा लक्षद्वीप। तो इसमें चूंकि ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आइलैंड के रूप में है, तो यहाँ मैंने कलर नहीं किया, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर आपने वहाँ पे ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है इसको हम लोगों ने प्रॉब्लमैटिक रीजन्स वाले वर्ग में रखा था। तो फिर से अगर हम पूरी गिनती कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल हम लोग के जिन 9 रीजन्स की अभी हमने बात की थी वो पूरे के पूरे 9 रीजन्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है इस मैप को बनाने में, यहाँ पर ये पूरा लावा प्रदेश में ही शामिल है। ये जो मैंने यहाँ येलो कर दिया इसको आप मत करिएगा, ये पूरा का पूरा ये लावा प्रदेश में ही शामिल है। तो कभी कभी बनाने में मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग अपने मैप में जो आप अपनी नोट्स में बनाइएगा उसमें ये मिस्टेक मत करिएगा। और पूरा मैप आप देख लीजिए, और जहाँ पर NA लिखा है मतलब नॉट अवेलेबल, जिसके बारे में भी कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है और इधर कच्छ वाला कुछ क्षेत्र है, तो इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। और ये पूरे हमारे जो भी रीजन्स थे वो हमने इस मानचित्र के आधार पे देख लिए। बहुत ही इजी ये टॉपिक है। अब बुक्स में हो सकता है आपको बहुत लंबा मिले, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको लिखा गया होगा, लेकिन जो सटीक चीज़ थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ मैंने यहाँ आपको बताई है। बहुत लंबी चौड़ी इसमें बात करने से कोई भी मतलब नहीं है। हमें जानना क्या है, पी सेन गुप्ता के बारे में पी सेन गुप्ता के मतलब जो उन्होंने बताया है उसको जानना है, जो जितने वर्गों में उन्होंने बांटा है वो जानना है। अब आप पूरी कहानी पढ़ डालिए और आपको अगर यही नहीं पता है कि उन्होंने पाँच एक में फर्स्ट में 5 डिवीज़न किए, सेकंड वाले में 5 डिवीज़न किए, थर्ड वाले में 9 डिवीज़न किए, और टोटल उन्होंने 3 बड़े भागों में बांटा और 19 छोटे भागों में बांटा इंडिया को। और अगर आपको सभी के सभी रीजन्स के नाम याद हैं 19 के 19, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जो इनके रीजन्स हैं उनके नाम अगर आपको पता होंगे और कौन सा रीजन में क्या चीज़ें आपको बतानी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि गद्यात्मक प्रदेश वो प्रदेश है जो कि बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में है, जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, नगरीकरण काफ़ी हुआ है और लोग वहाँ आकर्षित हो रहे हैं। भावी प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पर भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि अच्छा कुछ हो सकता है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी उतनी बेहतर नहीं है। और इसके पश्चात थर्ड वाले वो इस एरियाज हैं जहाँ टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं है, कहीं कहीं पर ओवर पॉपुलेशन वाली स्थिति है, कहीं कहीं पर बहुत दुर्गम इलाके हैं, जैसे ये सारे एरियाज बहुत दुर्गम इलाके हैं। अब जैसे आप नॉर्थ ईस्ट को ले लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में अब जो टेक्नोलॉजी मेन इंडिया में है, इधर वाले एरियाज में, कहने का मतलब है मेरे नॉर्थ ईस्ट में उस तरह की वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। दुर्गम क्षेत्र भी हैं, काफ़ी पहाड़ी इलाके हैं और उतनी टेक्नोलॉजी भी हाई नहीं है, तो इसीलिए इन एरियाज़ को हम प्रॉब्लमेटिक में रखे हैं।
अब ये वाला बिहार वाला इलाका, ये इसको समस्याग्रस्त में पी सेन गुप्ता ने इसलिए रखा है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये हिमालय वाला इलाका, यहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है और दूसरा ये काफ़ी दुर्गम भी है, काफ़ी खतरनाक इलाके भी हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, ये भी काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है। तो इसलिए इन एरियाज को जहाँ पर समस्याएं हैं, जहाँ पर अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, अब उसके रीजन्स बहुत सारे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाली बात भी हो सकती है, वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक भी हो सकती है, बहुत सारे उसके रीजन्स हो सकते हैं। इन एरियाज को पी सेन गुप्ता ने प्रॉब्लमेटिक रीजन्स या समस्याग्रस्त प्रदेश में शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, पी सेन गुप्ता का जो ये क्लासिफिकेशन था, इसका ये अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे अगले अध्याय में हम लोग जो एकरमैन का, एडवर्ड ऑगस्टस एकरमैन का वर्ल्ड क्लासिफिकेशन है, उस पर बात करेंगे। और वहाँ पर हम देखेंगे कि एकरमैन ने विश्व को 5 प्रदेशों में बांटा था और कौन कौन से रीजन्स बताए थे, किस रीजन की क्या खासियत थी, इन सभी पे बात करेंगे। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।